दोस्तों आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं। जैसा कि गर्मी का मौसम ख़त्म हो रहा है, सर्दी का मौसम स्टार्ट होने वाला है, ऐसे में कैटरेक्ट सर्जरी बहुत ज़ोरों पर चलने वाली है। तो यदि आप सर्जरी कराने के प्लान में हैं या सर्जरी करवा चुके हैं तो आपको उसके बाद होने वाली प्रिकॉशन के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद कुछ लोग गलतियां कर देते हैं जिससे सर्जरी के बाद भी रोशनी जाने का खतरा बना रहता है। जिससे कि आपको भी या आपके किसी रिश्तेदार को मोतिया हुआ होगा या है तो सर्जरी कराना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी होता है कि कैसे मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में आप प्रिकॉशन रख सकते हैं। लोग सवाल करते हैं मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में कि कैसे सोना है, नहाना है कि नहीं नहाना है, क्या खाना है, सर पर तेल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, या अपने किसी कार्य पर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो ये सब डाउट लोगों के मन में रहता है। इसी को लेकर के हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौधरी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आँख से संबंधित इस चैनल पर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आपको मोतियाबिंद हुआ है तो आप किस प्रकार की सर्जरी करा रहे हैं। सर्जरी की भी कई सारी टाइप हैं, उस टाइप के अकॉर्डिंग भी आपको परहेज़ रखना होता है। जैसे कि SICS हो गया, यानी कि स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, एक हो गया फेको इमल्सिफिकेशन यानी कि MICS माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, तीसरा फेमटो लेजर। ये जो 3 पद्धतियां हैं कैटरेक्ट सर्जरी की, इसके हिसाब से भी आपको जो प्रिकॉशन है वो अलग अलग भी होते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों के लिए जो समस्या होती है, जिसे जो SICS के माध्यम से सर्जरी कराते हैं, हालांकि SICS का जो पद्धति है वह लगभग 70 से 80% लोग SICS से ही कराते हैं। फेको इमल्सिफिकेशन या फेमटो लेजर सिटी के लोग ज़्यादा प्रेफर कर पाते हैं। जैसे कि जो हाईटेक सिटी होती हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, गोरखपुर या फिर बनारस या गुजरात, ऐसे शहरों में फेको इमल्सिफिकेशन तो खैर अब रूरल एरिया में भी होने लगा है, लेकिन लेज़र की जो पद्धति है वह अधिकतर शहरों में ही की जा रही है। इसके पीछे कई सारी वजह होती हैं। सबसे पहली वजह ये होती है, जो फेको इमल्सिफिकेशन है और फेमटो लेजर की सर्जरी है लेज़र के माध्यम से, वह SICS के अपेक्षा 10 से 15 गुना महंगी हो जाती है। तो भारत में महंगे लेंस का या महंगी सर्जरी का चुनाव कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों को रोशनी से मतलब है, सस्ती लेंस और SICS के माध्यम से सर्जरी कराकर लोग रोशनी पाना चाहते हैं। तो इसीलिए SICS की सर्जरी ज़्यादा परसेंटेज में होती है। तो हम बात करते हैं कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में क्या प्रिकॉशन रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कैसे सोना है। इसे मान लीजिए आज आपकी सर्जरी हुई है, चाहे वह SICS हो या फेको से हो या लेजर से हो, तो आज की डेट में आपको क्या करना है। सोते समय आपको सर को ऊपर करके सोना है, सीधा सोना है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि आप सो रहे हैं तो मान लीजिए राइट आई का सर्जरी हुआ है या लेफ़्ट आई का हुआ है, तो राइट आई का हुआ है तो रात में सीधे ऐसे सोए हैं तो करवट लेने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि एक साइड में यदि सोएंगे आप तो बॉडी एक होता है, शरीर में दर्द होने लगता है तो परेशानी होती है। तो करवट भी ले सकते हैं, लेकिन जिस आँख का सर्जरी हुआ है उस तरफ करवट ना लें तो थोड़ा सा बेहतर होता है, अच्छा होता है, चाहे वह राइट का हो चाहे लेफ़्ट का हो। दूसरी चीज़, यह करवट अधिक समय तक के लिए ना लें, 10 से 15 मिनट के लिए, फिर आप सीधे सो जाइए। यह प्रक्रिया केवल 1 दिन के लिए होती है। और मान लीजिए आप SICS से सर्जरी कराए हैं तो आपको पट्टी की ज़रूरत पड़ती है। फेको इमल्सिफिकेशन हुआ, लेज़र से हुआ है, तो ऐसे में जो पट्टी लगती है सफ़ेद वाली, उसकी ज़रूरत नहीं के बराबर होती है या नहीं होती है। फेको में कभी कभी पट्टी की ज़रूरत पड़ती है, तो आप तो पट्टी लगाए रहेंगे, क्योंकि पट्टी दूसरे दिन खोली जाती है या 4 से 6 घंटे बाद खोला जाता है। तो जब पट्टी आप खोलेंगे तो उसके बाद में आपको
काले चश्मे की ज़रूरत होती है। जो काला चश्मा आपको लगाना होता है, अगर आप SICS के माध्यम से कराए हैं तो आपको घर में यदि हैं तो 1 हफ्ते के लिए काला चश्मा घर में भी लगाना है, और कहीं बाहर जा रहे हैं तो 1 महीने के लिए आपको काला चश्मा लगाना पड़ सकता है। फेकोइमल्सिफिकेशन और लेज़र के केस में इतना ज़्यादा ब्लैक वाले चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फेको में केवल 1 हफ्ते के लिए लगा लेंगे तो भी समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन लेज़र में बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लेज़र एक रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी होती है, तो आँख पे कोई विशेष स्कार नहीं होते हैं, मार्क्स नहीं होते हैं। तो जैसे पहले व्यक्ति होता है उसी प्रकार से उसका जीवन चलता रहता है। अलग चीज़ दोस्तों ये है कि नहाना कैसे है। नहाने के विषय में भी लोगों के मन में भ्रम रहता है कि नहाएं कैसे। तो नहाने का भी परहेज़ थोड़ा सा ये होता है कि आँख के अंदर पानी ना जाने पाए। नहाने का आप सेम डे से भी नहा सकते हैं। आज सर्जरी कराएँ, कल पट्टी खुल रही है तो कल आप नहा सकते हैं, लेकिन नहाना है गर्दन के नीचे से। चेहरा वगैरह धुलना है तो तौली को भिगा लेते हैं, तौली को भिगा लेंगे, उसके बाद चेहरे को चारों तरफ से ऐसे पोंछ लेंगे। बाल धुलने हैं तो आप चारपाई पे या बेड पे लेट जाइए और पीछे करके चेहरे को, आँख पे कुछ कॉटन वगैरह रख करके पीछे से आप बाल को, चेहरे को धुल सकते हैं। क्योंकि अब पहले जैसा नहीं रह गया है। पहले जब बड़ा सा चीरा लगता था और टाँका लगाना पड़ता था तो उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हाईटेक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इंसिजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ना टाँके की ज़रूरत पड़ रही है, तो हीलिंग काफ़ी तेज़ी से हो जा रहा है। तो ऐसे में समस्या बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और एक सवाल होता है लोगों के मन में कि तेल रखना है कि नहीं रखना, क्योंकि हर कोई आजकल तेल रखने का आदी है। लगभग 70 से 80% लोग सर पर तेल रखना पसंद करते हैं, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो। तो तेल के कंडीशन में क्या है, जो बाहरी तेल होते हैं जैसे नवरत्न हुआ या फिर हिमगंगे हुआ, ये सब तेल थोड़ा पतले होते हैं, तो इनको रखने से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर रख रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से रखें कि बहुत ज़्यादा ना हो, आगे फैल कर ना आए कि आँख में पड़ने की संभावना हो या काले चश्मे पर चिपक जाए तो आँख में भी जाने का डर होता है। तो ऐसे में इसको भी लगाने से कोई विशेष परहेज़ नहीं होता है, लेकिन लगाना है तो आपको थोड़ा सावधानी से लगाएं कि बहुत ज़्यादा तेल का उपयोग ना करें। अगर 1-2 दिन बचा ले रहे हैं तो और ज़्यादा आपके लिए ही बेहतर है, क्योंकि आपकी रोशनी है, आपकी आँख है। जितने ज़्यादा आपको उसकी देखभाल करेंगे उतने आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और एक सवाल लोगों के मन में रहता है, खाना क्या खाना है, कैसे खाना है। तो खाने में जैसे दोस्तों, चाहे जिस पद्धति से आपने सर्जरी कराया है, कोई विशेष परहेज़ नहीं होता है कि आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। जो आपका मोतियाबिंद ऑपरेशन से पहले का डाइट था या भोजन था, उसी को आप रेगुलर करते रहेंगे या कंटिन्यू करेंगे, उसमें कोई विशेष चेंजिंग नहीं होता है। आप अपने अनुसार उस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। और दोस्तों, महिलाओं में या जो लोग बाहर हैं जिनको खाना बनाने की समस्या है, जो लोग खाना बनाएंगे तभी खाना खाएंगे, तो ऐसे लोगों को खाना भी बनाने का कोई विशेष दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले जैसा तो चूल्हा है नहीं, यहाँ धुआं लग जाएगा या दिक्कत होगा। तो ऐसे में आप खाना 1-2 दिन गैप करके आप खाना बना सकते हैं, काला वाला चश्मा लगा करके। तो खाना बनाने का भी कोई विशेष इशू नहीं रह गया है। थोड़ा SICS के केस में थोड़ा सा बचाना चाहिए 1 हफ्ता 10 दिन तक, क्योंकि आँख में कुछ भाप वाप लगने का डर है। लेकिन फेकोइमल्सिफिकेशन और लेज़र में कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं आती है। आप 2 दिन या 3 दिन के बाद में पूरा का पूरा आप कोई भी खाना बना सकते हैं। और उसके बाद में ये सवाल आता है कि कहीं जाना है या आना है तो जा आ सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो जाने आने का भी कोई रोक टोक नहीं है। ये नहीं है कि आप बेड पे लेटे रहिए या घर पे ही बैठे रहिए, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बाहर जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, तो आपको काला चश्मा लगा कर कहीं भी जा सकते हैं, किसी के साथ में जा सकते हैं या स्वयं भी जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ड्राइविंग से बचना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि ड्राइविंग यदि आप करेंगे तो झटका लगने या एक्सीडेंट का खतरा होता है। तो ऐसे केस में जो कैप्सूल होता है उसमें लेंस जो बिठाया जाता है उसको हिलने का डर होता है। तो एक्सीडेंट के केस में आपका लेंस हिल भी सकता है। तो इसलिए हफ्ता 10 दिन के लिए आप बचा लें। ड्राइविंग वगैरह या कहीं जाना आना है तो किसी साथ में चले जाइए, किसी को ले करके चले जाएं, तो बहुत ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है या होता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, शुगर है, BP है, तो शुगर को कंट्रोल रखना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, चाहे वह दवा लेकर कर रहे हो चाहे डाइट से कर रहे हैं।
या परहेज से कर रहे हैं तो उसको उसी वे में उसको कंट्रोल रखना है। और जो भी आपको बीमारी है, कोई भी बीमारी है, कोई भी दवा आप खा रहे हैं, चाहे 2 टाइम का हो चाहे 3 टाइम का हो, तो उस दवा को आप प्रॉपरली कंटिन्यू रखेंगे, उसको बंद नहीं करना है। खाने वाली दवाई किसी को भी पहले से जो चल रही है उसको बंद नहीं करेंगे, अपने डॉक्टर के अनुसार ही उस दवा का उपयोग करते रहेंगे। या फिर कभी कभी दूसरी आँख में कुछ बीमारी है, जैसे पर्दे में कोई समस्या है या ग्लूकोमा है, तो ऐसे केस में दूसरी आँख का जो दवाई है या ड्रॉप है उसको भी कंटिन्यू रखना होता है, क्योंकि यदि समलवाई की दवा या ग्लूकोमा की दवा को 1 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा तो प्रेशर रेज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ऐसे में समस्या बढ़ सकती है। तो उसको भी आपको ध्यान रख के कंटिन्यू रखना है। और एक ज़रूरी पॉइंट ये होता है कि यदि आप कोई स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो उसको भी कम से कम 1 महीने के लिए पूरी की पूरी तरह अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अल्कोहल या स्मोकिंग ब्लड प्रेशर को रेज करता है, जिससे हमारे पर्दे में समस्या आने की संभावना होती है। तो ऐसे में रोशनी जाने का भी खतरा होता है। तो 1 महीने के लिए आपको स्मोकिंग और अल्कोहल से पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि आँख आपकी है, देखभाल आपको करना है। यदि आप परहेज़ किए रहेंगे, सावधानी बरते रहेंगे तो जीवन में आपको लाभ मिलेगा, रोशनी आपकी अच्छी होगी। तो इसका भी विशेष करके ध्यान देना होता है। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि छत पर जा सकते हैं, मतलब सीढ़ी चढ़ सकते हैं कि नहीं चढ़ सकते हैं, व्यायाम करना हुआ या कोई भारी सामान हुआ, तो छत पर जाना आना कोई विशेष दिक्कत नहीं, छत पर जा सकते हैं, आ सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। व्यायाम के केस में क्या है कि आप यदि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हैवी एक्सरसाइज से थोड़ा बचना चाहिए। नॉर्मल एक्सरसाइज आप सेम डे से भी कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं होती है। और हैवी वेट यदि आपको उठाना है, कोई भारी काम कर रहे हैं, मजदूर वर्ग से हैं या कोई आपको वर्क करना है वज़न वाला, तो उसको भी करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, लगभग 10 से 15 दिन के लिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको SICS यदि सर्जरी कराएं, कहीं भी बाहर जा रहे हैं, तो आपको जो धूप की रोशनी होती है उससे बचना चाहिए। उससे बचने के लिए आपको काला चश्मा दिया गया है, तो काले चश्मे लगा करके ही आपको बाहर जाना चाहिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, यदि आप बाहर जा रहे हैं तो आँख में धूल, मिट्टी, कण या कीड़े मकोड़े पड़ने की संभावना नहीं होती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि जो सूर्य की लाइट होती है वह आँखों पर पूरी तरह से डायरेक्ट नहीं पड़ पाती है, जिससे हमारा रेटिना सेफ रहता है और रोशनी जाने का खतरा नहीं होता है। जैसे कुछ लोग पढ़ने के आदी होते हैं, पढ़ना लिखना होता है, कोई काम कर रहे हैं या सर्विस में हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है, काम को रोक नहीं सकते हैं। तो पढ़ना लिखना है तो अपना पुराना वाला चश्मा यूज़ करके आप उसे पढ़ने लिखने का कार्य भी कर सकते हैं। पेपर पढ़ना हुआ या कुछ पढ़ना हुआ तो उसको भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको दूसरे दिन पट्टी खुलने के बाद में, या लेज़र से आपका सर्जरी हुआ है तो पट्टी नहीं लगा है, उसके बाद में कुछ मेडिकेशन दिए जाते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उसको डालने का जो प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर वे है, जैसे मान लीजिए 1 ड्रॉप है या 2 ड्रॉप है या 3 ड्रॉप है, तो हर एक ड्रॉप के बीच में 5 मिनट का गैप करके डालेंगे तो ज़्यादा सही होगा। और जितनी बार उसको ड्रॉप को बोला गया है डालने के लिए, जैसे 1 ड्रॉप है 4 बार बोला गया है या 6 बार बोला गया है या 10 बार बोला गया है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसी अकॉर्डिंग उस ड्रॉप का उपयोग करना है। चाहे 10 बार बोले हैं तो 10 बार ही डालना है, 2 से अधिक ड्रॉप हैं तो उसको 5 मिनट का गैप करके ही डालेंगे। आई ड्रॉप डालने के लिए हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, उसको जा करके देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से आइडिया होगा। हालांकि थोड़ा रफली मैं इसको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको आँख में ड्रॉप डालना है, 1 टाइप का है या 2 टाइप का है या 3 टाइप का है, तो आपको अपनी ये जो नीचे वाली पलक है इस पर ऐसे उंगली रखना है और हल्का सा पीछे सपोर्ट लेना है और एक बूंद आँख पे ऐसे टपका देना है ऊपर से। ध्यान ये रखेंगे कि जो टिप है वो आँख में टच ना हो, क्योंकि टिप, ड्रॉप का टिप आँख के पलक में या आँख में टच होने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, तो समस्या बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, आई ड्रॉप आँख में एक ही बूंद डालना है। एक बूंद से ज़्यादा आँख में जगह नहीं होती है, 2 बूंद डालेंगे या 3 बूंद डालेंगे तो दवा बाहर आ जाएगी, तो किसी काम का नहीं होता है। तो विशेष ध्यान ये रखना है कि 1 ड्रॉप एक ही बूंद डालिए तो ज़्यादा अच्छा होता है।
और ड्रॉप को हाथ से भी, ड्रॉपर का जो टिप होता है उस पर भी हाथ के सरफेस को ना टच करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और आई ड्रॉप डालते समय आपको हाथ को पूरी तरह से हाइजीन रखना है, अच्छे से हाइजीन करके ही ड्रॉप को टच करेंगे और आई ड्रॉप का उपयोग करेंगे। और मान लीजिए दवा का उपयोग हो रहा है तो दूसरे दिन में सुबह में कुछ दवाइयाँ थोड़ी गाढ़ी होती हैं तो आँख में चिपकी रहती हैं, या कभी कभी किसी को कीचड़ बन जाता है, थोड़ा बहुत कीचड़ आ जाता है, गंदगी आँख में आ जाती है, तो ऐसे केस में आप थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे, कॉटन को उसमें डुबो देंगे और पानी को निचोड़ देंगे और आँख को अच्छे से, आँख बंद करके इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। डेली के डेली आँख को पूरी तरीके से प्रॉपर साफ़ करते रहेंगे तो ऐसे में भी इन्फेक्शन से आप बचे रहेंगे, आँख पूरी तरह से सिक्योर रहेगी। दूसरी चीज़, आप जो चश्मा लगा रहे हैं काला वाला चश्मे को भी डेली के डेली साफ़ करना है। अपने चश्मे को साबुन से धुल लेंगे और प्रॉपर तरीके से डेली सुबह साफ़ करेंगे, उसके बाद ही उसका उपयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो में समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और आपकी क्या समस्या रहती है। यदि इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि यदि आप लाइक का बटन दबाएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और अगले वीडियो बनाने के लिए मुझे इनकरेज मिलता है। तो मैं आपके लिए नए वीडियो को लेकर के हाजिर रहूँगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।